हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। यानी जो पिछले टॉपिक्स में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ता है। क्यों क्लासीफाई करना पड़ता है? ताकि हम लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, और जब हम लोग को समझ पाएंगे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को, तो उसका यूज, उससे अवेयर होना, या उसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं, या उससे अपने किस तरह से उससे अपने आप को बचा सकते हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट, हार्म्स के बारे में जान करके, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। दैट्स वाई ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कुछ हायरार्की होता है, जो अलग अलग समय पर साइंटिस्टों ने, रिसर्चर्स ने वर्क किया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को खोजा, तो उनको अलग अलग हायरार्की के बेसिस पे क्लासिफाई किया, यानी श्रेणी के बेसिस पे, हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर तक या लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर तक। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ इस तरह का है। तो ये हायरार्की हम लोग चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का, क्लासिफिकेशन का क्या हायरार्की ग्रुप्स है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ें, जो इस आपके बुक में नहीं दिया है, कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स को बहुत सालों पहले स्वीडन के साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। जितने भी उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को देखा, पाया और समझा, उसके बेसिस पर उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम, है ना, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। क्योंकि उनको जो कंट्रास्टिंग फीचर्स या करेक्टर्स मिले ऑर्गेनिजम्स के, वो उनको ऐसा लगे कि एक फोटोसिंथेसिस है, एक नॉन फोटोसिंथेसिस है, यानी हेट्रोटॉपिक है। और इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम दो कैटेगरीज बना दी ऑर्गेनिजम्स की। तो ये किंगडम जो वर्ड आ रहा है, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन ग्रुप, हायरार्की का क्लासिफिकेशन ग्रुप है, जो सबसे बड़े लेवल पर है, यानी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और मेजर कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके क्लासिफिकेशन किया जाए। तो हायरार्की ग्रुप का ये सबसे बड़ा कैटेगरी है। तो उसके बाद ये तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया कैरोलस लिनियस के द्वारा। फिर उसके बाद अर्नस्ट हैकेल उनके काफ़ी सालों बाद आए, और जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब एडवांस होता गया, तो जितना ज़्यादा एडवांसमेंट होता गया, उतना ही ज़्यादा डीपर स्टडी हर साइंटिस्ट करने लगा। तो अर्नस्ट हैकेल ने भी कैरोलस लिनियस के जो दो ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे, दो किंगडम बनाए थे, उन पर फर्दर स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको प्लांट और एनिमल कैटेगरी के बजाय कोई और कैटेगरी में रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनमें कुछ अलग करेक्टर्स पाए जा रहे हैं। कैसे अलग करेक्टर? जैसे कि यूग्लिना या कुछ इस तरह के एनिमल हैं जो मिक्सोट्रॉपिक हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। तो इस तरह के कुछ अनोखे करेक्टर्स जो पाए गए, वो प्लांट और एनिमल से थोड़े हट करते हैं। इसलिए अर्नस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम इन दोनों को स्टडी करके, प्लांट और एनिमल को स्टडी करके बना दिया, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। तो अर्नस्ट हैकेल को क्रेडिट जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने का। देन फिर उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके और सालों बाद कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट आए, मतलब उन्होंने रिसर्च किया और स्टडी किया अर्नस्ट हैकेल के पेपर को, और साथ ही साथ उन्होंने कैरोलस लिनियस के पेपर को भी रिसर्च किया। और उसके बाद उन्होंने पाया कि कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा के अलावा के कुछ अलग फीचर्स उनमें पाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह। तो उन्होंने एक नया किंगडम बना दिया जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक सेल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड या वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो एक नया उन्होंने किंगडम जो बना दिया, मोनेरा, ठीक है। देन जो उसके बाद ये फोर्थ किंगडम हो गया। देन फिफ्थ किंगडम, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया 1969 में। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर कोपलैंड और उसके पहले के साइंटिस्टों का सारा रिसर्च पेपर और वर्क को देखा, साथ ही खुद ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा ऑर्गेनिज्म को, और पाया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो चारों ग्रुप से या चारों किंगडम से अलग हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग हैं। तो इनके लिए एक अलग किंगडम, एक बड़ा कैटेगरी बनाया गया, और जिसका नाम दिया गया किंगडम फंगी, है ना।
जो कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टाइप के थे। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन हुआ, यानी समय बीतते बीतते कई सौ सालों में, 100-200 सालों के अंतर पे ये किंगडम इवॉल्व हुआ। तो हैव ट्राई टू क्लासीफाई कार्ल बुच, उसके बाद भी कार्ल बुच आए, उन्होंने कार्ल बुच हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। तो कार्ल बुच एक साइंटिस्ट थे 1977 के आसपास, उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, यानी बड़े लेवल पर, जिसको कि किंगडम बोला जाता है ना। तो ये किंगडम जो एक तरह से टर्म दिया गया है, जो बहुत ही बड़े लेवल पर कैटेगराइजेशन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, ये कार्ल बुच की देन है। द क्लासिफिकेशन विटाकर प्रपोज है 5 किंगडम, और रॉबर्ट विटाकर के जैसा हम लोग पढ़े हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, एंड इट वाइडली यूज्ड, और ये अभी तक यूज किया जा रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो किया जा रहा है। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, और ये जो ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन के ग्रुप हैं, यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, ये 5 किंगडम जो हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया या रखा गया अलग अलग किंगडम में, उनके सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन, और किस प्रकार से वो न्यूट्रिशन अपने बॉडी में ऑब्जॉर्व करते हैं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी के मतलब स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं, बॉडी का फॉर्मेशन कैसा है, और ये सब के बेसिस पे, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है। मॉडिफिकेशन बुच, तो कार्ल बुच जो थे, उन्होंने जो किंगडम मोनेरा दिया गया था कोपलैंड के द्वारा, उसको फर्दर स्टडी किया, और ओवरऑल सारे जो मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया थे उनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। फर्दर मतलब किंगडम मोनेरा के अंतर्गत भी 2 फर्दर सब कैटेगरीज बना दिए, और उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई किंगडम मोनेरा की, आर्की बैक्टीरिया या आर्किया बोलते हैं, एंड यू बैक्टीरिया, या सिंपल वर्ड में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यानी आर्की यानी प्रीमोडियल या फिर एंशियंट बोलते हैं, यानी आर्की बैक्टीरिया यानी एंशियंट बैक्टीरिया, यानी बहुत ही प्राचीन, और यू बैक्टीरिया यानी लेटेस्ट या एडवांस्ड बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो प्राचीन समय से ही जैसे थे वैसे ही हैं ऑलमोस्ट, उनमें बहुत ही रेयर चेंजेस आया है, यानी वो एंशियंट टाइप के ही लगते हैं, उनके बॉडी फॉर्म और सेल स्ट्रक्चर जैसा कि पाया गया है। जबकि यू बैक्टीरिया जो है, इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, असली बैक्टीरिया, क्योंकि ये समय समय पर इवॉल्व हुए हैं, इनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटी आई हुई है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको ऑब्जर्व करके कार्ल बुच ने मोनेरा किंगडम को 2 फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देन फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। और सबसे बड़ा, जैसे कि हम लोग हायरार्की जानते, क्लासिफिकेशन वो किंगडम है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, है ना, या फंगी हो या अदर हो। फिर उसके बाद बहुत सारे सब ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस में, हर एक किंगडम के अंतर्गत, चाहे वो प्लांट किंगडम का पढ़े, एनिमल किंगडम का पढ़े, या मोनेरा किंगडम का पढ़े, हर एक किंगडम के अंतर्गत कुछ अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके आधार पर कुछ सब ग्रुप्स बनाए गए हैं, और इसी को हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन के हायरार्की ग्रुप हैं, ये हाई ऑर्डर है किंगडम, और ऐसे फिर लोअर ऑर्डर में चलते जा रहा है, और ये लोअर ऑर्डर है स्पीसीज, सबसे बेसिक यूनिट। इस पूरे क्लासिफिकेशन ग्रुप का सबसे बेसिक यूनिट स्पीसीज है। स्पीसीज से ही पता चलता है कि कौन सा ग्रुप किस समूह का है या किस तरह के प्रजाति का है ना। स्पीसीज मतलब जैसे हिंदी में हम लोग प्रजाति बोलते हैं। तो सबसे ऊपर है किंगडम, देन फाइलम। फाइलम जो टर्म है या सब ग्रुप बनाया गया है, जो नाम दिया गया है टर्म, ये केवल एनिमल के लिए। अगर फाइलम की जगह मतलब एनिमल नहीं है, किंगडम प्लांटी का पढ़ रहे हैं, प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिवीजन लिखेंगे, ना कि फाइलम। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो यूनिट है किसी भी क्लासिफिकेशन ग्रुप का वो है स्पीसीज। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। तो इस तरह से जो हायरार्की बेस, ये हमारा हायरार्की जो बना है, ये श्रेणी जो बना है हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर तक, इसके बेसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप जैसा देख रहे हैं, है ना।
तो ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट में हम लोग पहुंच जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स को ध्यान में देते हुए और उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लास में, अलग ऑर्डर में, अलग फैमिली में कैटेगराइज करते हुए फाइनली हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा स्पीसीज है, विच इज स्पीसीज। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। जो कौन से ऑर्गेनिज्म है एक ही प्रजाति के हैं या अलग प्रजाति के हैं, तो ये हम लोग जो बोलते हैं कि देखो एक जैसा है ना। तो हाँ, तो इसलिए स्पीसीज जो है सबसे बेसिक यूनिट है। इससे हमको पता चलता है कौन किस समूह से, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई प्लांट हो। ब्रॉडली अ स्पीसीज इंक्लूड और ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट। सारे स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो ब्रीड कर सकते हैं, यानी अपने बच्चा पैदा कर सकते हैं, अपने प्रोजेनी को मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, और परपिचुएट कर सकते हैं, यानी ये अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद उसका अगला जनरेशन आएगा, फिर उसका जनरेशन आएगा। जैसे कि लॉयन का जो बच्चा होगा वो लॉयन ही होगा, टाइगर नहीं। और अगर बोला जाए प्लांट के केस में, तो अगर मान लीजिए मैंगो का ट्री है, तो उससे जो बीज निकलेगा, उससे बीज से नया जो पौधा होगा या पेड़ होगा वो भी मैंगो होगा, है ना, क्योंकि वो उसी प्रजाति का। ये नहीं कि मैंगो के बीज से फिर नीम का पेड़ निकल जाए, तो वही बात हो रही है। तो ये स्पीसीज सबसे बड़ा कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। नाउ आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ बिटाकर आर एज फॉलोड। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट बिटाकर ने दिया हुआ है, उसके कुछ शॉर्ट से फीचर्स दिए हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा के बारे में जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिया गया जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड यानी उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ, साथ में ऑर्गेनल्स बहुत सारे एब्सेंट हैं, हाँ, और साथ में इसमें कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन नहीं है ना, यानी कोई भी मल्टी सेलुलर जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वैसा इनका कोई भी फीचर नहीं है। यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं और उनका सेल भी सही से वेल डिफाइंड नहीं है, वेल फंक्शनल नहीं है, जितना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेल्स होता है। ऑन द अदर हैंड दे हैव सो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। और लेकिन फिर भी ये इनका जो सेल है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, फिर भी इनमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी या चेंजेस देखने को मिलती है। इनमें कई सारी प्रजातियाँ हैं। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल। कुछ ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में हैं ऐसे जिनमें सेल वॉल होता है, तो कुछ में नहीं है सेल वॉल, ऐसी वैरायटी पाई जाती है। और not having cell wall has very different effect on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organism। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल बहुत ही बड़ा फैक्टर है। किसी भी सेल के बाहर सेल वॉल अगर है तो उसके सेल को एक पार्टिकुलर शेप देता है, मजबूती देता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, किसी में सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा ये बहुत बड़ा इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है। और इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप साइज होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के होते हैं, और कुछ में सेल वॉल है कुछ में नहीं है। तो दैट्स वाई उनके बॉडी डिज़ाइन में भी काफ़ी सारा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और सेल वॉल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल वॉल है कि नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं प्लांट में सेल वॉल होता है, तो प्लांट का अलग ही हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है और एनिमल में नहीं होता है। दूसरी तरह से काफ़ी जैसे हम लोग डिफरेंसेस प्लांट और एनिमल्स में देख सकते हैं अपने में मल्टी सेलुलर में, उसी तरह से ये मोनेरा किंगडम में भी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किसी में सेल वॉल है किसी में नहीं है, तो उससे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है उसके बॉडी डिजाइन पर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस किंगडम में जो न्यूट्रिशन का मोड है, किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो या तो खुद से वो फूड बनाते हैं जिनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, यानी केमोसिंथेटिक बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, या सिंथेटिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और या फिर दूसरे से एनवायरनमेंट से लेते हैं, किसी भी सोर्स से, खुद के अलावा किसी से भी अलग सोर्स से लेंगे तो हेट्रोटॉपिक है। तो यानी दो तरह के न्यूट्रिशन वाले भी इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बेसिस पे इसमें सब कैटेगरी बना होगा कि कुछ ऑटोट्रॉपिक है तो उनका अलग सब कैटेगरी है, कुछ हेट्रोटॉपिक है तो उनका
कुछ अलग सब कैटेगरी है। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, एंड माइकोप्लाज्मा। तो इस तरह के कुछ 2-3 एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा के दिए गए हैं। यानी ओवरऑल सारे बैक्टीरिया इसी किंगडम में कैटेगराइज करके रखे गए हैं। फिर उसमें भी फर्दर कैटेगरी की गई है सेल वॉल के बेसिस पे, या फिर उनका न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। तो फिलहाल आपको इतना ही फीचर्स मोनेरा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 पिक्चर्स बने हुए हैं। एक नॉर्मल बैक्टीरिया का बना हुआ है पिक्चर जो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसको बैसिलस नेम दिया जाता है। बैक्टीरिया के जैसा शेप रहता है वैसा ही कुछ नाम उनका दिया गया है, टर्म्स दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। जैसे सिलेंड्रिकल शेप रहेगा तो बैसिलस बोलेंगे, और सर्कुलर शेप रहेगा, स्फेरिकल शेप का अगर रहेगा तो उसको कोकस बोलेंगे या कोकी बोलेंगे, और कॉमा शेप का रहेगा तो विब्रियो बोलेंगे। इस तरह के अलग अलग नाम दिए गए हैं बैक्टीरिया के आउटर बॉडी डिजाइन के बेसिस पे। फिर यहाँ पे देखेंगे एक बैक्टीरिया है एनाबीना। ये एनाबीना जो है पाइन ट्रीज और बहुत सारे साइकस ट्री के जड़ों में पाया जाता है, और भी ट्रीज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और एक चेन जैसा बना रहता है इसका बॉडी, कई सारे चेन से जुड़ा हुआ रहता है, और बीच बीच में एक बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। यहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और कहीं कहीं एक थिक डार्क कलर्ड आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, और थोड़ा लार्ज रहेगा हेट्रोसिस्ट जैसा ही, लेकिन जो ब्लैंक दिखेगा वो हेट्रोसिस्ट रहेगा, और जो डार्क कलर रहेगा वो रेस्टिंग स्पोर रहेगा। रेस्टिंग स्पोर यानी ये जो बैक्टीरिया है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप की संख्या को बढ़ाता है। तो रेस्टिंग स्पोर का अर्थ है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, जब कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा इसके ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के लिए, तो ये इनएक्टिव स्टेज में स्पोर में बंद रहेगा बाउंड्री से, यानी मेम्ब्रेन से। और जब एक नॉर्मल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन आ जाएगा तो फिर ये जो स्पोर है बर्स्ट हो जाएगा, और फिर से छोटे छोटे और स्पोर्स निकलेंगे और बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, और फिर वो अपने साइज को, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है किंगडम मोनेरा के। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक। तो इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होता है जो कि काफ़ी डिफरेंट होता है, कम्प्लीटली कह सकते हैं डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल से। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अपेंडेजेस होते हैं, यानी हाथ पैर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम कर सकते हैं या अपना फूड कैप्चर कर सकते हैं। ये जो अपेंडेजेस हैं हेयर लाइक होते हैं, बहुत ही थिन पूरे बॉडी के चारों तरफ होते हैं, जिसको सीलिया बोलते हैं, या फिर विप लाइक यानी थोड़े चौड़े होते हैं, जैसे कि थ्रेड होता है या रस्सी बोल सकते हैं। हालांकि रस्सी जितना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन सीलिया के कंपैरिजन में काफ़ी थिक होता है, तो उसको फ्लैजिला बोलते हैं। ये भी उसको स्विम करने में और फूड कैप्चर में हेल्प करता है। तो इस तरह के अपेंडेजेस इस प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम या सभी में लगभग देखे जाते हैं, जो अपने आप को, अपने बॉडी को मूव करने में इन पार्ट्स का यूज करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है कुछ का, तो कुछ का हेटेरोट्रॉपिक है। और यूग्लिना का, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, मिक्सोट्रॉपिक है, यानी वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है और हेटेरोट्रॉपिक भी। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस हर एक किंगडम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एल्गी है, डाइटम्स, प्रोटोजोअन्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल्स की पिक्चर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप पहला पिक्चर ही देख पा रहे हैं, ये पैरामीशियम का है जो कि एक प्रोटोजोआ है ना। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसका शेप जो है कुछ कुछ स्लीपर या जूते के बेस जैसा है। दैट्स वाई इसको स्लीपर एनिमैकुल बोला जाता है, यानी स्लीपर शेप का एक बहुत ही सूक्ष्म जीव। और इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। बड़ा साइज का न्यूक्लियस, उसी के बगल में छोटा साइज का बहुत ही सूक्ष्म, और साथ में फूड वैक्यूल वगैरह होता है, जिससे ये पहले तो ये सारे चारों तरफ इसके क्या है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से वो अपने फूड को कैप्चर करता है, साथ ही ये फ्लोट करता रहता है वाटर बॉडीज़ में। और जब फूड इंटर कर जाता है अंदर, तो फिर वो फूड वैक्यूल से डाइजेस्ट करता है, बाकी वेस्ट को रिमूव करता है, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट में चलेंगे अगर एग्जाम्पल में, तो ये अमीबा, जिसका शेप इरेगुलर है कम्प्लीटली, और ये भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है।
तो न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसका शेप जो है बहुत ही अजीब सा है, इर्रेगुलर है, एक फिक्स शेप नहीं है। और ये यहाँ से काफ़ी बड़ा हुआ इसका हिस्सा दिख रहा है, तो ये कहीं भी अपने बॉडी को एक्सटेंड कर सकता है, प्रोट्यूट कर सकता है, बढ़ा सकता है, जिस तरफ उसको फूड मिलेगा या जिस तरफ उसको तैर कर फ्लोट करके जाना है। तो इस बड़े हुए हिस्से को क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया, जो कहीं से भी जनरेट हो सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी। ये तो इसका एक सेक्शन दिखा रहा है काट कर कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा सेल का, अदरवाइज इधर भी ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे यूग्लिना, जिसमें मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और साथ ही हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। और इसमें देखिए फ्लैजेला है, लंबा सा, काफ़ी लंबा है। अगर हम लोग सीलिया से कंपेयर करें तो काफ़ी लॉन्ग है और थिक है, जिसका ये हेल्प लेकर स्विम करता है, मूव करता है ना। इसमें भी न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। थर्ड हम लोग किंगडम पे चलते हैं, फंगी। दीज आर द हेट्रोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। तो ये फंगी जो होते हैं हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये डेड डिकेइंग मैटर से यानी सड़े गले पदार्थों से जो भी चीज़ सड़ रहा है उससे न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इनका न्यूट्रिशन का सोर्स डेड डिकेइंग मैटर है। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑर्गेनिक यानी जो चीज़ें सड़ सकती हैं और फाइनली डिकम्पोज होकर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएं। ये नहीं कि प्लास्टिक या इस तरह की, ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक होती हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें यानी प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ें जो प्रकृति में वापस मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को, सड़े गले पदार्थों को ये एज ए न्यूट्रिशन लेते हैं। देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से अपना फूड लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉप्स। अदर रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। तो इसी किंगडम में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सड़े गले पदार्थ के बजाय किसी और प्लांट या किसी और ऑर्गेनिज्म से उसका न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको हार्म करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। तो एक तरह से ये पैरासिटिक टाइप का बिहेवियर हो गया। तो इस तरह के इस किंगडम में कुछ इस प्रकार के अगर बिहेवियर करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या इस तरह से न्यूट्रिशन लेने वाले हैं तो उनको पैरासाइट बोला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैरासिटिक नेचर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एज ए गेस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसके न्यूट्रिशन के अमाउंट को कम करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मैनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ। और बहुत सारे इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि अपने सेल की संख्या को बढ़ाकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। यानी पहले स्टार्ट इनका ग्रोथ होता है यूनिसेलुलर से, एक सेल से, फिर ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योरिटी होते होते। जैसे जैसे इनका लाइफ स्पैन बढ़ता है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनमें मैच्योरिटी आती है, उनकी सेल की संख्या बढ़ती है और इनका बॉडी ट्रांसफॉर्म होते रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के शेप में ये आ जाते हैं। तो ये कैपेसिटी होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स। और इनमें जो है आउटर बाउंड्री पे सेल वॉल होता है जो काफ़ी टफ होता है, और ये सेल वॉल किससे बना होता है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसको किटिन बोलते हैं या काइटिन बोलते हैं, ठीक है। काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कॉमन भाषा में शुगर बोलते हैं। शुगर मीन्स स्वीट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे टेस्ट में स्वीट होते हैं, दैट्स वाई सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स आर ईस्ट। इसके एग्जाम्पल्स जो फंगी किंगडम है ये कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ईस्ट है, मोल्ड्स है, मशरूम है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर इन तीनों के पिक्चर भी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, ये पूरा नाम नहीं है, फर्स्ट नेम है, जीनस नेम है, स्पीसीज नेम नहीं है। तो ईस्ट है, ईस्ट का यूज आप लोग जानते हैं फर्मेंटेशन में या अल्कोहल बनाने में और बहुत सारी जगह पे यूज होता है। दैन मोल्ड का साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। और इससे जो है पेनिसिलिन नाम का सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो यानी ये भी काफ़ी यूजफुल है, मेडिसिनल वैल्यू इसका ज़्यादा है। दैन यहाँ पर एगेरिकस है, जिसको कि मशरूम बोलते हैं, अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस। तो इसका प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो इसको एज ए फूड आइटम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के
जो स्पीसीज है पाई जाती हैं इस किंगडम फंगी में। किंगडम फंगी में आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट। कुछ जो फंगल स्पीसीज हैं जो फंगी किंगडम में पाए जाते हैं वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं या एक ग्रुप में रहते हैं या दो के रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो ऐसे रिलेशन को म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, यानी ऐसा संबंध ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें वो एक दूसरे को मतलब सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो न्यूट्रिशन के केस हो चाहे शेल्टर का केस हो। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करता है, रिलेशनशिप में रहता है फंगी के और उससे क्या बनता है, लाइकन। ठीक है, तो एक एल्गी हो गया और एक हो गया फंगी। तो ये जब दो रिलेशन में रहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको लाइकन बोलते हैं। यानी इनके सिम्बायोटिक रिलेशन से जो भी नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नया चेंज होता है, उसको लाइकन बोलते हैं। और इस लाइकन से आप जानते हैं कि हम लोगों को मिलता है लिटमस, जिसका यूज हम लोग करते हैं एज ए इंडिकेटर एसिड और बेस को पता करने के लिए किसी भी सैंपल में, है ना। तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और बहुत सारे पेड़ों की छालों पर, बार्क्स पे आप देखते होंगे काले कलर के धब्बे पड़े रहते हैं जहाँ डैम्प प्लेस होता है, बहुत शीत वाला जगह या ठंडा जगह रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो काई जैसा लगा रहता है, हरा हरा या ब्लैक कलर का। तो वो जो ये होता है धब्बा पेड़ों की छाल पर, पेड़ों की बार्क्स पे, वो क्या होता है, लाइकेन ही होता है, जो कि एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। किसके बीच, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया किंगडम फंगी का। देन फोर्थ किंगडम है प्लांटी। तो प्लांटी यानी प्लांट्स, आप सभी जानते हैं कि प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें सेल वॉल होता है। और सारे प्लांट जो होते हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सभी होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और क्लोरोफिल उनमें होता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और क्या होता है, दस ऑल प्लांट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, जितने भी प्लांट है वो इसी किंगडम में या इसी ग्रुप में रखे गए हैं। इसको बार बार ग्रुप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का एक हायरार्की ग्रुप है जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। सिंस प्लांट एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ अराउंड अस, वी विल लुक एट द सब ग्रुप्स इन द कैटेगरी लेटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट और किंगडम बहुत सारे बड़े आकार के हैं, क्लियरली विजिबल हैं, हम उनको देख पाते हैं, वो तो एकदम माइक्रोस्कोपिक है नहीं। तो इसलिए जिनको हम लोग देख पाते हैं उनमें बहुत सारी हम लोग को विविधता, वैरायटी दिखती है। तो इसलिए उनके बहुत सारे फर्दर कैटेगरीज बनाए गए हैं, सब ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखा गया है अलग अलग ग्रुप्स में। तो इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। देन लास्ट जो है हमारा वो किंगडम एनिमेलिया, यानी एनिमल किंगडम। इसमें भी सारे ऑर्गेनिज्म जो आते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होता है उनका, और उनमें सेल वॉल नहीं होता है। जैसे कि प्लांट में सेल वॉल था, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये खुद अपना फूड नहीं बना पाते हैं और ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या अदर सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर हम लोग देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो इसलिए इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इनके भी सब ग्रुप्स को बाद में हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कोर्स से फ़िलहाल जो थोड़े बहुत सब ग्रुप दिए गए हैं वो CBSE ने और NCERT ने रिमूव कर दिया है इस साल। और कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं एनिमल में कि कुछ एनिमल जो हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे यूग्लिना का मैंने जिक्र किया। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आप हायर क्लास में क्लास 11th में पढ़ेंगे बायोलॉजी लेकर के। तो अगर हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक फ्लो चार्ट देखें तो मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना, पेड़ पौधे एनिमल सब है। तो उनको सबसे पहले किस कैटेगरी पे कैटेगराइज किया गया है या डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे, कि उनका सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसके बेसिस पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैटेगराइज हो गए। अब प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के अंतर्गत कौन आता है, मोनेरा, और मोनेरा में सारे तरह के बैक्टीरिया। और यूकैरियोट जो है कैटेगरी, यानी जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें फिर फर्दर दो कैटेगरी बन सकती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना है उनका बॉडी,
या बहुत सारे सेल से बना है। अगर एक ही सेल से बना है तो फाइलम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। और बहुत सारे सेल से अगर बना है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बॉडी, तो फिर उसमें भी फर्दर दो कैटेगरी होंगे, सेल वॉल है उनमें, सेल के बाहर, या फिर सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल है तो उसमें दो कैटेगरी होंगी कि सेल वॉल है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, जैसा कि फंगी जो है सेल वॉल होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो इसका अलग कैटेगरी हो गया इस कैरेक्टर के बेसिस पे कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दूसरा सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस कर पाता है तो कौन है, प्लांट या प्लांटी। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक सेल है लेकिन सेल वॉल नहीं है तो कौन है, एनिमल, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे इन सारे ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं उनको कैटेगराइज किया गया। बहुत सारे अभी हैं ऑर्गेनिज्म जिनको खोजना बाकी है, उनमें अभी भी रिसर्च बाकी है। कुछ अगर ऐसे होते हैं जो इन कैरेक्टर्स पे फिट बैठते हैं तो उनको उस कैटेगरी में रख दिया जाता है, नए ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं। और कुछ में अगर कुछ नई फीचर पाई जाती है, कुछ नई प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो फिर उनके लिए एक नया क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट, एक शॉर्टेड डिस्क्रिप्शन, एक सूक्ष्म रूप से इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर अभी ये सारे यहाँ से टॉपिक जो दिए हुए हैं प्लांट के किंगडम के, ये ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आपके कोर्स से एनसीईआरटी और सीबीएसई ने इस साल रिमूव कर दिए हैं। तो इसको अभी आप फिलहाल ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि क्लास 11th में आप अगर बायो लेंगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये एनिमेलिया है, इसमें भी कई सारे फाइलम्स हैं, है ना, विभिन्न तरह के डाइवर्स वैरायटी एनिमल्स की। तो ये सारी जो आप हैं बाद में फिर से पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने लाइव क्लास में इसके बारे में समझा ही दिया है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सारे फाइलम के बारे में दे दिया, ताकि आपका एक कनेक्टिविटी, एक जोड़ बना रहे कि हाँ ये टॉपिक इससे रिलेटेड था। अदरवाइज अचानक से आप 11th में जाएंगे और बायो लिए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि अरे ये अचानक हम लोगों ने केवल प्लांट एनिमल पढ़ा था, ये क्या आ गया। तो इसलिए हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं लाइव क्लास में आपको दे दिया हूँ, है ना। तो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, वो है यहाँ पर नाम दिया होगा, शायद नाम तो सही से नहीं दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आप नाम देख रहे हैं साइंटिस्ट का, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था सारे ऑर्गेनिज्म का, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। कार्ल वॉन लिन, इनका नाम कार्ल वॉन लिन भी है या फिर कैरोलस लिनियस भी बोला जाता था। और ये स्वीडन में पैदा हुए थे और प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, यानी एक डॉक्टर का ये कार्य करते थे। और इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि प्लांट के बारे में पढ़ें। हालांकि डॉक्टर का काम तो क्या होता है कि वो एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी का मतलब स्टडी करे, उसका इलाज करे, लेकिन इनका इंटरेस्ट उसके अलावा क्या था कि इसमें प्लांट्स के स्टडी में था, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड में रहता है उससे बाहर का वो इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है, तो वही इनके में भी था, ये प्लांट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो 22 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, वाइल सर्विंग एज ए पर्सनल फिजिशियन ऑफ ए वेल्दी गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जब वो एक पर्सनल फिजिशियन थे गवर्नमेंट ऑफिस में, मतलब गवर्नमेंट का कोई मतलब बड़ा अधिकारी था, उनके अंतर्गत उनके पर्सनल फिजिशियन थे, एक पर्सनल डॉक्टर थे। और उनके अंदर काम करते करते उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर प्लांट्स के ऊपर पब्लिश किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, पीएचडी करता है, उसके बाद वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, पीएचडी करते हुए भी और उसके बाद भी, है ना। फिर उसके रिसर्च पेपर को बड़े जो मापदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर उसका रिव्यू लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है। फिर जब वो सही पाया जाता है, उनके वर्क को देखा जाता है, उनके रिसर्च को देखा जाता है और एक्सपेरिमेंट को देखा जाता है, एंड देन इन सब अदर क्राइटेरियाज को लेकर के फिर उसको फाइनली ऑथराइज कर दिया जाता है और फिर वो रिसर्च पेपर ग्लोबली पब्लिश कर दिया जाता है, यानी वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही किसी भी रिसर्च पेपर को पब्लिश नहीं किया जाता, ये सब सारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया था, जब वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पर्सनल डॉक्टर थे तो उन्होंने ये पेपर प्लांट्स के ऊपर पब्लिश किया था। फिर उन्होंने
ही स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड हिज एम्प्लॉयर्स गार्डन। तो ये जहाँ पे थे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ जो डॉक्टर के पद पर थे, तो उन्होंने उन्हीं के यहाँ रहते हुए ही उनके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, बहुत कीनली, बहुत ही ध्यान से, और वहीं से उनके मन में क्यूरियोसिटी तो पहले से थी प्लांट के लिए, लेकिन जब इनके यहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ से उनका मन और ज़्यादा लग गया और उन्होंने काफ़ी पौधों, काफ़ी वैरायटी को देखा वहाँ, और उससे उनका और नॉलेज बढ़ा, और उसी को और आगे उन्होंने बढ़ाया, रिसर्च किया और पेपर पब्लिश किया। लेटर ही पब्लिश 14 पेपर, फिर उसके बाद 14 और पेपर उन्होंने पब्लिश किए। ब्रॉड आउट द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरी। ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। इसको अभी भी पढ़ा जाता है, ये मतलब इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही बड़ा बुक माना जाता है। तो सिस्टेमा नेचुरी बुक में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्च हैव टेकन ऑफ। तो जिसमें से बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल रिसर्च लिए गए हैं, है ना। His system of classification was a simple scheme for arranging plants so as to be able to identify them again। और इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था बहुत ही सिंपल था जिससे हम लोग ईजिली पहचान पाए किसी ऑर्गेनिज्म को और उनको रख पाए। यहाँ पे टेक्सोनॉमी एक वर्ड है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और साइंस इन विच वी नेम, आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी टेक्सोनॉमी एक तरह का बायोलॉजी का या साइंस का एक स्ट्रीम है ना। स्ट्रीम का मतलब है उसी का प्रकार है, उसी का टाइप है, और जिसके अंतर्गत हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उसको पहचानते हैं, उसको नाम देते हैं और उसके कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है, और उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरह का जो साइंस का ब्रांच है जिसमें यही सारे काम किए जाएँ, किसी ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए, उसके कैरेक्टर को नोट किया जाए और उसको नाम दिया जाए, साइंटिफिक नेम दिया जाए, उसी को टेक्सोनॉमी बोला जाता है। तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेमिंग का प्रोसेस है या प्रोसीजर है, इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था। और जैसा कि मैंने नोट्स में आपको दे दिया है कि साइंटिफिक नेमिंग जो होता है उसको इन्होंने नाम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। तो दो पार्ट्स होने की वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है, या हिंदी के बुक्स में द्विनाम पद्धति बोला जाता है, क्योंकि दो नामों से बना होता है कोई भी स्पीसीज़ का साइंटिफिक नेम, है ना। अगर वो प्लांट का नेम है तो उसको बॉटनिकल नेम बोलेंगे, और कोई एनिमल का नेम है तो उसको जूलॉजिकल नेम बोलेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट्स में लिखे हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है। और फ़िलहाल तो इतना ही आपके कोर्स में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।